नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राज अपने पेपर हैकर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं ज्योग्राफी की ओर। देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए, आपके एग्जाम में पूछे, आपके एग्जाम से रिलेटेड। क्लियर? क्योंकि इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, जो मैं बता देता हूं। क्लियर है? तो देखेंगे फटाफट क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग कंसंट्रेट होके और ध्यान देंगे और कंसंट्रेट रहेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं यूनिट थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है आपका। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन हो जाता है वह यूनिट थर्ड हो जाता है और बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे। सेमेस्टर जो हो जाएगा वह थर्ड हो जाता है। 1 से 2 तक क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ठीक, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर बीए पार्ट 2 कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ये 300 शब्दों में है तो इसको भी हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोल देते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, और ज्योग्राफी क्या हो जाएगा बेटा? जियोग्राफी। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसंट्रेट रहिए सभी लोग। चलिए क्लीन कर लेते हैं, इतना तो समझ गए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो कैसे करेंगे हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना की विवेचना करना है, पर्यावरण संकट, बाढ़ प्रबंधन, इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो बस माइंड में फिट कर लेना है। जरूरी नहीं है कि ये याद करना है, याद करने से कोई चीज याद नहीं होगी। और समझ लेंगे तो आप अपने अनुसार, आप अपने सीक्वेंस वाइज वहां कर लेंगे। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण प्रबंध की संकल्पना की विवेचना कीजिए एवं वर्तमान समय में इसके महत्व की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके महत्व की आलोचनात्मक विश्लेषण करना है पर्यावरण संकट की। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में करना है दोस्तों, 300 शब्दों में करना है। क्लियर है? तो फटाफट चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। उत्तर जो है आपका क्या हो जाता है, क्लियर है? प्रबंधन की संकल्पना, प्रबंधन की संकल्पना जो है टीओ रेडियो रडन जो है के अनुसार निश्चित व वाहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है, निश्चित व वाहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है क्या है, विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों में से उपयुक्त प्रस्ताव का चयन करना प्रबंधन कहलाता है। विभिन्न प्रस्तावों की चयन करना प्रबंधन वह कहला जाता है, अरेंजमेंट। ठीक, इसके अंतर्गत बच्चों क्या होता है, अकाल्पनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक या अनेक रणनीतियां अपनाई जाती हैं, एक या अनेक सारी रणनीतियां अपनाई गई हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी इसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना। पर्यावरण प्रबंधन को क्या करना है, परिभाषित करना कठिन है। क्योंकि परिभाषित करना इसको कठिन है। क्यों करना कठिन है कि पर्यावरण की संकल्पना जो है स्वयं में अस्पष्ट तथा जटिल है। यह स्वयं में क्या है, अस्पष्ट है और जटिल भी है दोस्तों। ठीक, पर्यावरण की अर्थ विभिन्न रूपों में लगाया जाता है। पर्यावरण का अर्थ क्या किया जाता है, विभिन्न रूपों में लगाया जाता है इसका अर्थ। ठीक, अब देखिए पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य जो है बहुआयामी, जटिल, परस्पर तथा उनकी रणनीतियां एवं दूसरे के विरोधी होती हैं। उनकी रणनीतियां भी जो है वह क्या है, दूसरे के विरोधी होती जा रही है। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, टीएन खुशू के अनुसार, किसके अनुसार, टीएन खुशू के अनुसार जो है पर्यावरण प्रबंधन का केंद्रीय विषय भौतिकी, पारिस्थितिक और पर्यावरण मानव क्रियाकलापों के दबाव में को घटाना और न्यूनतम करना है। पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों को घटाना और उनका न्यूनतम करना है। यह पर्यावरण में संसाधनों के, इस पर्यावरण में क्या करता है, संसाधनों के जो है, समझ रहे हैं ना, पर्यावरण में जितने भी संसाधन हैं उनके अत्यधिक उपयोग
उनके उपयोग और अवांछित उपयोग तथा दुरुपयोग न करने का एक क्या है, प्रयास है। निके साल 1974 महोदय के अनुसार जो है पर्यावरण प्रबंधन एक ऐसे पर्यावरण के निर्माण पर बल देता है, एक ऐसे पर्यावरण निर्माण पर बल देता है जो क्या करता है, जो जीवन को केवल संभालता ही नहीं है, जीवन को संभालता ही नहीं है, बल्कि जीवन को क्या करता है, समुन्नत भी बनाता है, जीवन को समुन्नत बनाता है। और यह समिष्ट के अपेक्षाकृत अधिक हित के लिए प्रकृति और मानव के कार्यों में मधुर संबंध स्थापित करता है। प्रकृति और मानव के कार्यों में क्या करता है, मधुर संबंध जो है स्थापित करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना बृहद रूप में जो है प्रकृति के साथ मानव के उचित समायोजन से संबंधित है। प्रकृति के साथ क्या करता है, मानव के उचित समायोजन से भी संबंधित होता है। ठीक, इसके अंतर्गत या भावना अंतर्निहित है कि मानव व पर्यावरण का क्या है, संबंध मधुर बना रहे तथा परिस्थितिकी संतुलन व परिस्थिति तंत्र को ह्रास न पहुंचाए बिना पर्यावरण का विवेकपूर्ण विदोहन होता रहे। पर्यावरण का क्या कर रहा है, विवेकपूर्ण जो है विदोहन होता रहे। पर्यावरण प्रबंधन परिस्थितिकी संतुलन व परिस्थितिकी स्थिरता जो है क्या है, और मानव की भौतिकी व आर्थिक प्रगति के मध्य एक प्रकार का जो है समझौता है, जिसमें परिस्थितिकी सिद्धांतों और मानव की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि आर्थिक आवश्यकताओं को भी क्या किया जाता है, ध्यान में रखा गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य यह भी है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना, पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बनाए रखना, और इस प्रकार पर्यावरण जो है प्रबंधन मानव के अविवेकपूर्ण कार्यों पर रोक लगाकर पर्यावरण की क्या करता है, अविवेकपूर्ण कार्य नहीं करना है पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण पर रोक लगाकर जो है क्या कर रहा है, पर्यावरण की रक्षा करता है, पर्यावरण अवनमन के स्तर को कम करता है और अति जनसंख्या को भी नियंत्रित करता है, अति जनसंख्या को भी नियंत्रित करता है यह। ठीक, अब देखिए हानिप्रद तकनीकों के प्रयोग पर रोक लगाता है और पर्यावरण व उसके संसाधनों के आर्थिक महत्व में भी अभिवृद्धि करता है, पर्यावरण के उसके संसाधनों के आर्थिक महत्व में भी अभिवृद्धि करता है, और क्या करता है, और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित और परिरक्षित करता है, संसाधनों को संरक्षित करता है और परिरक्षित भी करता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए मानव व पर्यावरण की अंतर प्रक्रियाओं से मानव की प्रगति का क्या है, मानव की प्रगति का जो है मार्ग निर्धारित होता है, मानव की प्रगति का मार्ग भी निर्धारित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मानव व पर्यावरण में जो है संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है, मानव पर्यावरण में भी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे अंतः पर्यावरण अवनपन होने लगता है, अंतः पर्यावरण अवनपन होने लगता है। इस प्रकार पर्यावरण बोध के अभाव में मानव प्रकृति से जो है असीमित उत्पादन, उसके संरक्षण व परीक्षण को सोचे बिना प्राप्त करने लगता है, असीमित उसके संरक्षण और परीक्षण को सोचे बिना ही प्राप्त करने लगता है, जो भावी पीढ़ी के विनाश का अशुभ संकेत है, जो भावी पीढ़ी के क्या है, विनाश का अशुभ संकेत देता है हम लोग को। ठीक है, सिंबल देता है। इसलिए क्लब ऑफ रोम ने प्रत्येक स्थान पर प्रकृति की ओर क्या किया है, प्रकृति की ओर वापसी प्रकृति की ओर वापसी, बैक टू नेचर का नारा दिया, जिससे क्या हुआ, ओरिएंटोमेनियल दर्शन को स्वीकार करने का आधार प्राप्त हुआ, ओरिएंटोमेंटल को स्वीकार करने, दर्शन करने का आधार भी प्राप्त हुआ। इस दर्शन का उद्देश्य क्या हुआ, वर्तमान विश्व में मानव के स्थान को पुनः पाना और पुनर्स्थापित करना है, मानव के स्थान को क्या करना है, पुनः पाना और पुनः स्थापित करना भी है दोस्तों। ठीक है, जिसमें मानव आचार
परिलक्षित है। मानव आचार इसमें क्या है, परिलक्षित पाया गया है। ठीक है, यदि पर्यावरण प्रबंधन के लिए इस प्रकार के आदर्श का, पर्यावरण प्रबंधन के लिए क्या किया गया है, इस प्रकार के आदर्श का प्रत्यक्षीकरण नहीं किया गया पर्यावरण प्रत्यक्षीकरण नहीं किया गया तो भावी इतिहासकार 20वीं शताब्दी तक, भावी इतिहासकार क्या किए, भावी इतिहासकार 20वीं शताब्दी तक जो है, 20वीं शताब्दी की तकनीकी सभ्यता को उस पर राक्षसी कैंसर के रूप में वर्णन करेंगे। 20वीं शताब्दी के जो तकनीकी है उस सभ्यता को राक्षसी कैंसर के रूप में वो क्या करेंगे, वर्णन करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए वर्णन करेंगे। और देखिए क्या करा, जिसने जो है मानव को केवल सर्वविनाश की ओर ही खींचा है, मानव को क्या किया है, केवल सर्वविनाश की ओर ही खींचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 1990 के एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि विकसित देशों में विश्व की 24% जनसंख्या क्या हुई है, विश्व का 85% आर्थिक क्रियाकलाप, विश्व का 85% आर्थिक क्रियाकलाप के अनुसार जो है विश्व का लगभग 50% अन्न उत्पादन व उपभोग केंद्रित है। अन्न उत्पादन भी है और उपभोग भी केंद्रित है। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश जो है 3 गुना अधिक अंत का उपयोग जो है करते हैं। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश जो है उसका 3 गुना अधिक उपयोग और अंत तक उपयोग करते हैं। इस समस्या का निदान क्या है दोस्तों, केवल खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाना ही नहीं है, इस समस्या का उत्पादन खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, एक करके नहीं किया जा सकता है। यदि कम आय वाले देश खाद्यान्न का उत्पादन, वितरण व बाजार में आपूर्ति करने के लिए अपने अवस्थापन तत्वों के निर्मित करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करें, उनके लिए पूंजी, निवेश, शोध, शिक्षा इत्यादि की भी व्यवस्था करना है, इन सभी की भी व्यवस्था करना है, आवश्यक हो जाता है। ठीक, इस प्रकार विश्व में विकसित विकासशील देशों में विकास की क्या है, विकसित और विकासशील देशों में विकास की खाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसी दशा में पर्यावरण प्रबंधन की संस्तुतियों द्वारा सरकारों पर मानव अस्तित्व और खुशहाल जीवन के लिए जो है प्रभाव डाला जा सकता है। मानव अस्तित्व और खुशहाल जीवन के लिए भी प्रभाव डाला जा सकता है। इसमें मानव आचार तथा विचार, चेतना, पर्यावरणीय परिस्थिति की जागरूकता की प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, परिस्थिति की जागरूकता की भी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। और पर्यावरण अवनपन को भी नियंत्रित करने के लिए जो है उपयुक्त रणनीतियों के बनाने में भी सहायता मिलती है। पर्यावरण अवनपन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, उपयुक्त रणनीतियों को बनाने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार क्या हुआ बच्चों, इस प्रकार पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत समाज के सामाजिक आर्थिक प्रगति को, समाज और समाज की आर्थिक प्रगति को क्या मिला है, पर बल दिया जाता है। समाज और समाज की आर्थिक प्रगति पर बल दिया जाता है, जो दूसरी तरफ पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। सर्वेक्षण के लिए भी किया जाता है और परिरक्षण के लिए भी यह प्रयास किया जाता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना ओरिएंटोमैनुअल दर्शन, पर्यावरण और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित है। यदि इन तीनों सिद्धांतों का समावेश पर्यावरण पर किया गया, तो दोस्तों देखिए प्रबंधन में किया गया तो निश्चित ही मानव के निवास योग्य और मानव के गृह के रूप में हो सकती है। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उसके देखना है हम लोग को कि पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को गुणवत्ता को बनाए रखना है। इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्य दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन को 2 बार आप रिपीट करिएगा और माइंड में फिट कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है और समझ के अपने हिसाब से इसको लिखना है।
अपने थ्योरी के अनुसार लिखना, अपने माइंड के अनुसार, ठीक है। इतना तो याद तो नहीं होगा ना बच्चों, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए कि क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, इसी तरह टॉपिक बना बना के भी आपको लिखना है ताकि आपको मार्क्स में कमी ना हो, मार्क्स भरपूर मिले आपको, टॉपिक वाइज, उद्देश्य, प्रबंधन और सभी इस तरह के, और एक एक कारक कारण सभी, ठीक। चलिए देखिए, अब उद्देश्य देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, देखिए उद्देश्य यहां दिखाया गया है, ठीक है। उद्देश्य दिखाया गया है ना आपको कि कौन कौन से उद्देश्य दिए गए हैं, ठीक है। संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानकर पर्यावरण प्रबंधन करना तथा उसमें सभी लोगों की सहभागिता भी निर्धारित करना है, ठीक है। संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानकर जो है क्या करना है, पर्यावरण प्रबंधन करना है और उसमें सभी लोगों को सहभागित निर्धारित करना भी है। पर्यावरण के व्यक्तित्व उपभोग को हतोत्साहित भी नहीं करना है, प्राकृतिक संपदाओं का सीमित नियंत्रित विदोहन तथा उपभोग भी करना है, ठीक। और क्या करना है, देखिए यहां पर्यावरण प्रदूषण को कम करना तथा उसमें वृद्धि को रोकना भी है, ठीक। अपनयित पर्यावरण का पुनर्जनन न होने देना तथा नस्य रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जनन भी करना, ठीक है, उसका पुनर्जनन भी करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर देखिए, प्राकृतिक आपदाओं और प्रकोपों के प्रभाव में सीमित करना, प्राकृतिक आपदाओं और प्रकोपों के प्रभाव में सीमित करना है। 7 नंबर देखिए, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण व पुनः प्रयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करना है और पुनः प्रयोग के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी करना है। पर्यावरण प्रबंधन हेतु प्रस्तावित रणनीतियों का भी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन भी करना है, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, वर्तमान उत्पादकता प्रौद्योगिकी की पर्यावरण के संदर्भ में समीक्षा करना तथा उसमें सुधार करना भी है, ठीक है। पर्यावरण की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए भी नियमों व कानूनों को बनाना तथा कड़ाई के साथ पालन करना भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर्यावरण शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना है, ठीक। ये भी पर्यावरण प्रबंधन के उपागम क्या है, पर्यावरण प्रबंधन के 2 उपागम दिए गए हैं, कौन कौन, देखिए पहला नंबर संरक्षणात्मक उपागम, ठीक है, संरक्षणात्मक उपागम भी दिए गए हैं, कौन, देखिए कन्वर्सेशनिस्ट अप्रोच, कन्वर्सेशनिस्ट अप्रोच, ठीक है, कन्वर्सेशनिस्ट अप्रोच। देखिए क्या कह रहा है, इस उपागम के अंतर्गत यह भावना निहित है कि मानव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन और उपभोग इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण की गुणवत्ता, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन और स्थिरता कायम रहे, ठीक है। पर्यावरण की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता और संतुलन कायम रहे। इस कार्य से क्या किया गया है, इस कार्य के लिए प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी तथा आचार परक तथा संस्थागत प्रक्रमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है मानव के क्रियाकलापों से कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसके लिए मानव को जिम्मेदार मानना चाहिए, मानव को क्या करना चाहिए, जिम्मेदार मानना चाहिए। इस उपागम में पर्यावरण को जो है अक्षुण्ण बनाए रखने पर जोर दिया जाता है, इस उपागम में क्या किया जाता है, पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखने पर भी जोर दिया जाता है। यह उपागम क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रतिपादित विकास की सीमा को स्वीकार करता है। क्लब ऑफ उपागम जो है क्लब ऑफ रोम द्वारा भी प्रतिपादित विकास की सीमा को स्वीकार करता है। भारत में चिपको आंदोलन इस उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण है। चिपको आंदोलन क्या है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है चिपको आंदोलन। फर्स्ट नंबर, सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, परिरक्षणात्मक उपागम क्या है, प्रिजर्वेटिव अप्रोच। इस उपागम में यह भावना निहित है कि मानव को प्रकृति के साथ समायोजन करना चाहिए,
प्रकृति के साथ मानव को समायोजन करना चाहिए, उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रकृति के कार्यों में उसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहिए प्रकृति में। लेकिन यह उपागम व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यदि आर्थिक विकास करना है और विकास के लिए गति को कायम रखना है तो प्रकृति में क्या किया जाना चाहिए, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके ही जो है क्या किया जा सकता है, कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, यदि पर्यावरण जो है, यदि पर्यावरण से जो है किया गया, यदि पर्यावरण से कुछ प्राप्त किया जाता है तो इसका आशय है मानव का आर्थिक विकास, जिसके लिए संसाधनों का विदोहन आवश्यक है। लेकिन ऐसी दशा में संसाधनों के समाप्त हो जाने तथा जैव भू रसायन चक्र में व्यवधान के कारण पर्यावरण प्रदूषण और अन्य समस्याएं क्या की हैं, अन्य समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाने का खतरा भी रहता है। ठीक है, अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाने का भी खतरा रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ, इसलिए यह आवश्यक है कि संसाधनों का परिरक्षण प्रकार किया जाए और उनका उपयोग भी पीढ़ी होता रहे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, पर्यावरण प्रबंधन की रणनीतियां। पर्यावरण प्रबंधन की रणनीतियां क्या है, यहाँ जोर देने की बात है। रणनीतियां कौन सी बनाई जाए, पर्यावरण प्रबंधन की रणनीतियां एक देश से दूसरे देश तक, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मूल्यों, आवश्यकताओं, उद्देश्यों, लोगों की अभिव्यक्ति और पर्यावरण बोध के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। उनके अनुसार क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं दोस्तों। अब देखिए पर्यावरण प्रबंधन जो है कि जो रणनीति विकसित देशों के लिए उपयुक्त है वह विकासशील क्या है, वह विकासशील देशों के लिए जो है उपयुक्त नहीं हो सकती है, विकासशील देशों के लिए वह उपयुक्त नहीं हो सकती है। जैसे विकसित देश आजान की अल्पता को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि अधिक पराबैंगनी विकिरण के कारण गोरी चमड़ी वाले लोगों में क्या हो रही है, चर्म कैंसर होने का भय है। जबकि विकासशील देशों में ओजोन को नष्ट करने वाली गैसों के उत्पादन तथा उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किया गया है, गोरी चमड़ी लोग कैंसर होने के लिए उत्तेजित करता है, बस प्रतिबंध लगाने के लिए पक्षधर नहीं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा करके वे विकसित देशों के विकास स्तर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे और अविकसित ही रह जाएंगे। वह विकासशील नहीं हो पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, वह क्या हो जाएंगे, वह अविकसित ही रह जाएंगे, वह पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पूरी तरह जो है डेवलप नहीं हो पाएंगे, वह क्या हो जाएंगे, डेवलपिंग कंट्री में आ जाएंगे, विकासशील देश में आ जाएंगे। ठीक लो, और वह जो है विकास स्तर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे और क्या करेंगे, अविकसित ही रह जाएंगे वह। ठीक है, अविकसित ही रह जाएंगे वह। ठीक, तो दोस्तों इस तरह जो है आपकी प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होती है और प्रश्न नंबर 4 के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक, शेयर और ऑल सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देंगे दोस्तों। तो थैंक यू।